हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ यूनिट 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ऑलरेडी जो है फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑलरेडी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप जाके उससे पहले देख सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, जहाँ पे लोग जो है एक साथ अपनी मर्जी से आके मिलते हैं, वो जॉइंड टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। वॉलंटरी एसोसिएशन होता है पर्सन का जो एक साथ आते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटीज के लिए, उनका वेलफेयर करने के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका मेन मोटिव क्या होता है, वेलफेयर करना मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी का। अब हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कौन कौन से मेरिट्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। लिमिटेड लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है मेंबर्स जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के। इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, ईज ऑफ फॉर्मेशन, स्टेबल एग्जिस्टेंस, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ईज ऑफ फॉर्मेशन। द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी स्टार्टेड विद अ मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स, 10 एडल्ट मेंबर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इजीली फॉर्म की जा सकती है, पर उसके लिए मिनिमम 10 एडल्ट मेंबर्स का होना जरूरी होता है। द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इज सिंपल इन्वॉल्विंग अ फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो भी बहुत सिंपल होता है। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कराने की फॉर्मेलिटी होती है, डॉक्यूमेंट सबमिट कराने की जो फॉर्मेलिटी होती है वो करानी जरूरी होती है। इट्स फॉर्मेशन इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। ये जो है इसको फॉर्म करने के लिए आपको इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, किसके अंडर, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर आपको जो है इसे रजिस्टर कराना पड़ेगा, वो कंपलसरी होता है। नेक्स्ट है हमारा इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट गवर्न्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है वन मैन वन वोट जो है गवर्न किया जाता है। हर एक मेंबर को, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसने चाहे कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हो उस सोसाइटी के अंडर मेंबर बनने के लिए, उनके सबके वोट इक्वल, उनके जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। हर एक मेंबर को वोट करने का राइट मिलता है। Irrespective of the amount of capital contribution by a member, each member is entitled to equal voting right। उन्होंने चाहे कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, चाहे कम चाहे ज़्यादा, लेकिन उनका जो वोटिंग राइट होता है वो इक्वल होता है। हर एक मेंबर को जो है वोटिंग राइट मिलता है वोट करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जो उनकी मेंबर की लायबिलिटी होती है वो सिर्फ उतनी ही एक्सटेंट तक होती है जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उस सोसाइटी के अंडर। द पर्सनल एसेट्स ऑफ द मेंबर्स आर देयरफॉर सेफ फ्रॉम बीइंग यूज्ड टू रीपे बिजनेस डेट। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर जो भी डेट होता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे जो एसेट्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, सेल किए जाते हैं टू रीपे द डेट। लेकिन किसी भी मेंबर के पर्सनल एसेट्स पे कोई भी बात नहीं आती है अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपना डेट, कोई भी कर्जा जो उसके सर पे है उसे रीपे करना हो तो। एक मेंबर के ऊपर लायबिलिटी सिर्फ इतनी होती है जितना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उस सोसाइटी के ऊपर, उस सोसाइटी में जो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया है, उस उतने जो शेयर्स उसने खरीदे हैं, जितना कैपिटल उसने कंट्रीब्यूट किया है उस सोसाइटी के अंडर, उसके पर्सनल एसेट्स बिल्कुल सेफ होते हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं आती है। नेक्स्ट इज स्टेबल एग्जिस्टेंस। डेथ, बैंक्रप्सी और इंसैनिटी ऑफ द मेंबर्स डू नॉट अफेक्ट कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। किसी भी मेंबर के आने से, एंट्री से, एग्जिट से, डेथ से, बैंक्रप्सी से, इंसैनिटी से कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई भी अफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी की अपनी एक आइडेंटिटी होती है उनके मेंबर्स से अलग। A society therefore operates unaffected by any change in the membership। मेंबरशिप में कोई चेंज आता है, कोई नया मेंबर आ रहा है, कोई जा रहा है, उससे सोसाइटी को कोई अफेक्ट नहीं आता है, वो अनअफेक्टेड रहती है। नेक्स्ट है इकोनॉमी इन ऑपरेशन। द मेंबर्स जनरली ऑफर हॉनररी सर्विसेज टू द सोसाइटी। हॉनररी सर्विसेज मतलब फ्री सर्विसेज टू द सोसाइटी। जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको ऑफर किया जाता है सोसाइटी की तरफ से फ्री सर्विसेज टू देयर मेंबर्स।
क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, वेलफेयर के लिए, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के लिए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रॉफिट इसका अर्निंग नहीं होता है, तो हॉनररी सर्विसेज जो है सोसाइटी के मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है। As the focus is on elimination of middleman, this helps in reducing cost. बेसिकली कोऑपरेटिव, इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि मिडलमैन का एलिमिनेशन कैसे होता है, रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट कैसे होता है, क्या किस चीज़ के लिए मेन फोकस किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। अब इन शॉर्ट क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको फ़ायदा कराने के लिए, उनको एक थोड़ा सा प्रॉफिट कराने के लिए जो मेंबर्स होते हैं, मिडल मैन को एलिमिनेट किया जाता है ताकि एक कॉस्ट रिडक्शन हो सके, ताकि उनको थोड़े से प्रॉफिट हो सके, फ़ायदे हो सके, कुछ बेनिफिट्स हो सके। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। द कोऑपरेटिव सोसाइटी exemplifies the idea of democracy and hence finds support from the government. कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है। वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके बाद उनको सपोर्ट मिलता है। किस तरह से सपोर्ट मिलता है? लो टैक्सेस, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट नहीं कमा रही है, वेलफेयर के लिए है, तो इनको टैक्सेस लो पे करने पड़ते हैं। इनको सब्सिडीज भी मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाते हैं सोसाइटी के नाम पे एज अ लोन। मतलब लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही लोन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऑफर किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। अब हम आगे देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, लैक ऑफ सीक्रेसी, गवर्नमेंट कंट्रोल, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं कि क्या लिमिटेशंस होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। पहला क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज। Resources of a cooperative society consist of capital contribution of the members with limited means. जो कितना भी मेंबर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, सिर्फ उतने ही रिसोर्स, उतने ही फंड्स उनके पास यूजुअली होते हैं, जो भी एक लिमिटेड वे में ही होते हैं, क्योंकि कोई भी मेंबर बहुत ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर है, वेलफेयर की सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होती है, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, वो भी कहीं ना कहीं लिमिटेड ही होता है। The low rate of dividend offered on investment also act as a deterrent in attracting membership or more capital from the members. अब जैसे कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होती है, तो बाय चांस कभी कोई सरप्लस अगर किसी एक्टिविटी में होता है इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो उन्हें जो है डिविडेंड ऑफर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक लो रेट ऑफ जो डिविडेंड होता है, ये कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर को अपनी सोसाइटी की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाती, या फिर मेंबर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए मोटिवेट नहीं कर पाती, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, ज़्यादा डिविडेंड नहीं मिलेगा, सिर्फ वेलफेयर के लिए है, तो कहीं ना कहीं मेंबर कंट्रीब्यूट कर देते हैं कैपिटल, बट एक लिमिटेड, उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। Next है inefficiency in management. The members who offer honorary services on a voluntary basis are generally not professionally equipped to handle the management functions effectively. अब जैसे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब जितने जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं वॉलंटरी बेसिस पे, जो मतलब अपनी मर्जी से आ रहे हैं कि हाँ मैं ये इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये सर्विस प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं अनपेड होती है। तो कहीं ना कहीं एक एक्सपर्ट का ज्वाइन करना, प्रोफेशनल का ज्वाइन करना थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट होता है। तो वो नॉन एक्सपर्ट ही होते हैं, नॉन एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को कहीं न कहीं ज्वाइन करते हैं, ताकि जो है वो एक वॉलंटरी सर्विसेज़, एक वॉलंटरी बेसिस पे जो है सर्विसेज़ प्रोवाइड करा सके टू द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं कहीं न कहीं, प्रोफेशनल नहीं होते हैं। तो कहीं न कहीं एक मैनेजमेंट करने में इनएफिशिएंसी रह जाती है। Cooperative societies are unable to attract and employ expert manager because of their inability to pay them higher salaries. तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक्सपर्ट मैनेजर्स को, जो मैनेजमेंट कर सके जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उनको जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती, उनको अट्रैक्ट अपनी तरफ नहीं कर पाती है कि वो आए और अपनी मर्जी से जो है हमारी सोसाइटी को ज्वाइन करे, क्योंकि वो अनेबल है हाई सैलरी पे करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपर्ट जब आएंगे तो वो हाई सैलरी डिमांड करेंगे, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्हें पे नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करने में कोऑपरेटिव सोसाइटी में इनएफिशिएंसी हो जाती है, रह जाती है, कहीं इनएफिशिएंट रह जाता है मैनेजमेंट के केस में, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखेंगे तो।
नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी एज अ रिजल्ट ऑफ ओपन डिस्कशंस इन द मीटिंग ऑफ मेंबर्स। जब भी मीटिंग होती है मेंबर्स की, उसमें ओपन डिस्कशन होता है, डिस्क्लोजर भी होता है ऑब्लिगेशंस का, जितने भी अकाउंट्स होते हैं सब पर डिस्क्लोजर होता है कि कैसे कैसे कैपिटल को कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है एज पर द सोसाइटी एक्ट। इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो भी एक्टिविटी ऑपरेशंस कर रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको जो है एक सीक्रेसी उसमें मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबको जो है दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि उनका जो कैपिटल है वो कहाँ पे लगाया जा रहा है, जो भी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उस पैसे को कैसे यूज़ किया जा रहा है, क्या ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, क्या अकाउंट्स हैं। तो वो एक जब डिस्क्लोजर होता है हर चीज़ का, तो उसमें जो है सीक्रेसी मेंटेन होना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उनके ऑपरेशंस का जो है एक्टिविटीज़ है उनकी सीक्रेसी मेंटेन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उनकी सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंट्रोल। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंट्रोल। In return of the privileges offered by the government, cooperative societies have to comply with several rules and regulations related to auditing of account, submission of account. अब गवर्नमेंट कंट्रोल आता है। अब गवर्नमेंट जो है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट्स दे रही है, जैसे कि लो टैक्सेस, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, सब्सिडीज। तो कहीं ना कहीं हाँ, अब उन्हें रजिस्ट्रेशन उनकी उसकी करा रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर, जब 1912 के अंडर जब हम उसे जो है रजिस्टर करा रहे हैं, तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाता है। हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो है अपना फिर काम करना पड़ता है। क्या काम, अब अकाउंट्स को ऑडिट करना हो, सबमिट करना हो, उनको उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही वो सारे काम करने पड़ते हैं। तो कहीं न कहीं एक बाउंडेशन आ जाता है कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने वर्क करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। इंटरनल क्वेरल्स अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्ररी व्यू पॉइंट्स में लीड टू डिफिकल्टीज इन डिसीजन मेकिंग। कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि मेंबर्स कई सारे हैं। इलेक्टेड जो कमेटी होती है उसमें भी मेंबर्स कई सारे हैं, हर किसी के अपने अपने एक व्यू पॉइंट होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं क्वेरल हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, हर किसी के व्यू पॉइंट्स कॉन्ट्ररी हो जाते हैं। यूजुअली हर किसी के व्यू पॉइंट कॉन्ट्ररी होते भी हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें डिफिकल्टी आ जाती है डिसीजंस लेने में, थोड़ा डिले हो जाता है, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, डिले हो जाता है डिसीजंस लेने में, क्योंकि काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, हर एक अपना-अपना व्यू पॉइंट रहेगा और सबको अपने व्यू पॉइंट्स करेक्ट भी लगते हैं। तो कहीं न कहीं डिसीजन एक एंड पॉइंट पे पहुँचने, कंक्लूजन में पहुँचना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर्सनल इंटरेस्ट में स्टार्ट टू डोमिनेट द वेलफेयर मोटिव एंड द बेनिफिट्स ऑफ अदर मेंबर्स में टेक अ बैक सीट इफ पर्सन गेन इज़ गिवन प्रेफरेंस बाय द सर्टेन मेंबर्स। और कभी-कभी किसी मेंबर का जो है एक पर्सनल इंटरेस्ट जो है अगर जाग जाता है कि नहीं यही डिसीजन ले, वो यही डिसीजन लो, उसका एक पर्सनल इंटरेस्ट है उस डिसीजन के अंदर, तो कहीं न कहीं जो अदर मेंबर्स हैं, उनके जो है कहीं न कहीं बेनिफिट्स जो है बैक सीट हो जाते हैं, उनको वो बेनिफिट नहीं करता है। तो कहीं न कहीं इतने सारे लोगों के होने की वजह से भी थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। तो कहीं न कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं। आई होप गाइस कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे वो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और भी वीडियोज़ बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।